स्टूडेंट्स, अब आज आपका इस यूनिट का जो आखिरी हार्मोन बचा है प्लांट ग्रोथ हार्मोन, वो है इथाइलिन, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड। ये दो आपने कर लिए थे चारों। अब पांचवा जो है ये है इथाइलिन। ये भी ग्रोथ इनहिबिटर है एक तरीके से, और ये एक बहुत ही पावरफुल एयर पॉल्यूटेंट भी है, यानी वातावरण को दूषित प्रदूषित करने वाला कारक भी है ये। और इसको फ्रूट राइपनिंग हार्मोन भी कहते हैं, फलों को पकाने वाला हार्मोन जो फलों को पकाता है। आपने देखा होगा कि अगर आपने एक पका हुआ केला कच्चे केलों के बीच में रख दिया तो सारे केले फटाफट पक जाएंगे, क्योंकि पके हुए केले में से एक गैस निकलती है इथाइलिन। ये गैस है, इथाइलिन एक्चुअल में क्या है, गैस है। ये गैस निकलती है और दूसरे हार्मोन्स को भी दूसरे प्लांट्स के जो फ्रूट्स हैं उनको भी तुरंत से ये पका देती है, इसलिए इसको फ्रूट राइपनिंग हार्मोन भी कहते हैं। बहुत ही पावरफुल प्लांट हार्मोन है ये, और ये एक गैस है। CH2 इसका फॉर्मूला है, बस सिंपल जो स्ट्रक्चर है CH2। और ये प्लांट्स के अंदर एक अमीनो एसिड होती है मिथियोनिन, इसके द्वारा ये सिंथेसाइज किया जाता है। मिथियोनिन इसको बनाती है। मिथियोनिन क्या है, एक अमीनो एसिड है। और प्लांट्स के अंदर ये जो एक्वस मीडियम होता है उसमें सॉल्युबल नहीं होता, घुलनशील नहीं होता है, इसलिए ये इंटरसेलुलर जो स्पेसेस होती हैं कोशिकाओं के बीच में, वहां से जाकर एनवायरमेंट में तुरंत बाहर निकल जाती है। इसलिए ये एक तरीके से गैस है जो तुरंत बाहर निकल जाती है। घुलनशील ये आसानी से घुलती नहीं है एक्वस मीडियम में। अगर इसकी डिस्कवरी की बात करें तो डिस्कवरी 1901 में डिमित्री एंड नेर्जीबॉव जो थे, इन्होंने इसको, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग में अपनी स्टडी कर रहे थे, उन्होंने इथाइलिन के इफेक्ट को देखा कि इथाइलिन प्लांट के ग्रोथ को कैसे प्रभावित करती है। 3 तरीके से प्रभावित करती है, स्टेम इलांगेशन, स्टेम थिकनिंग और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। 3 तरीके से प्रभावित करती है। जो उन्होंने देखा वो मैं आपको बता रही हूँ। नेर्जीबॉव, डिमित्री एंड नेर्जीबॉव ने सेंट पीटर्सबर्ग में जो काम कर रहे थे सबसे पहले, उसके बाद और भी डिस्कवरी हुई जिसमें क्लियर पता चला कि इसका रोल क्या होता है, लेकिन इन्होंने जो बताया कि प्लांट ग्रोथ को ये 3 प्रकार से प्रभावित करती है, स्टेम इलांगेशन, स्टेम थिकनिंग एंड हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। इसके बाद में 1910 में H.S. काउजिन्स ने बताया कि जब शिप के अंदर ऑरेंज और बनानास को एक साथ रखा गया, किसी जो समुद्री जहाज जो होता है उसके अंदर जब संतरों को और केलों को एक साथ रखा, तो जो संतरे पके हुए थे उन्होंने कच्चे केलों को भी तुरंत पका दिया, यानी उनमें से कुछ ऐसा निकल रहा है जिससे बनाना भी सारे के सारे पक जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ऑरेंजेस से बनानास भी पक जाते हैं शिप के अंदर। तो कुछ ना कुछ ऐसा निकल रहा है जो बनानास को पका रहा है, यानी कि कुछ ऐसी चीज है जो कि राइपनिंग में मदद कर रही है, पकने में हेल्प कर रही है। 1934 में आर गेन, इन्होंने प्रूफ दे दिया कि जो पका हुआ जो एप्पल होता है उसमें से ये हार्मोन निकल रहा है। इथाइलिन इज रिलीज्ड फ्रॉम राइप एप्पल्स, यानी ये जो हार्मोन है तब ज्यादा बहुत अधिक मात्रा में होता है जबकि फल पक जाता है, बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है। सिंथेसिस की बात करें तो इथाइलिन की सिंथेसिस सब जगह होती है, रूट्स में भी होती है, लीव्स में भी होती है, फ्लावर्स में भी होती है, फ्रूट्स में भी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो सिंथेसिस होती है वो शूट एपेक्स में होती है। इथाइलिन की जो सिंथेसिस है सबसे ज्यादा कहाँ होती है, शूट एपेक्स के अंदर होती है। अब हम पढ़ेंगे इथाइलिन का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, ये प्लांट्स के ग्रोथ को किस तरीके से प्रभावित करती है। मैंने पहले भी बताया कि इथाइलिन क्या है, एक ग्रोथ इनहिबिटर है, प्रमोटर नहीं है। प्रमोटर तो सिर्फ 3 है, ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन। इनहिबिटर कौन है, एब्सिसिक एसिड और इथिलीन। तो ये एक इनहिबिटर है, ग्रोथ को प्रभावित करती है यानी कम करती है। ये एक्चुअल में क्यों कम करती है, सेल डिवीजन को कम कर देती है। इथाइलिन जब बढ़ जाती है तो सेल डिवीजन कम हो जाता है। सेल डिवीजन कम होगा तो लंबाई भी प्रभावित होएगी, मोटाई भी प्रभावित होएगी और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ भी प्रभावित होती है। पी सीडलिंग्स के अंदर बताया गया है कि इथाइलिन जाइलम वेसल्स के फॉर्मेशन को कम कर देती है या रोक देती है। अब जाइलम वेसल्स नहीं बनेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन वाटर का कैसे होगा, ट्रांसपोर्टेशन वाटर का नहीं हुआ तो प्लांट की ग्रोथ अपने आप रुक जाएगी। तो किसी न किसी कारण से ये ग्रोथ को प्रभावित करती है, लेकिन ये जो इफेक्ट है वो परमानेंट नहीं होता है।
यदि इथाइलिन अपना काम कर रही है, उसमें अगर हम साइटोकाइनिन या जिब्रेलिन या ऑक्सिन्स एक्स्ट्रा दे देते हैं तो वो इथाइलिन के प्रभाव को रोक देते हैं और ग्रोथ पुनः वापस एस्टैब्लिश हो जाती है। तो परमानेंट इफेक्ट नहीं कर पाते। यदि ग्रोथ प्रमोटर्स हम डाल देते हैं तो इथाइलिन का इफेक्ट खत्म हो जाता है। एपिनास्टिक मूवमेंट्स क्या होते हैं? पत्ती तने से जुड़ी रहती है पीटियोल से। पीटियोल पत्ती की डंडी को कहते हैं, ठीक है। पत्ती ज़्यादातर इस तरीके से रहती है, सीधी खड़ी होती है या ऐसे रहती है। अब आप देखिए ये जो तना है, ये तने में ऊपर की तरफ ग्रोथ ज़्यादा हो, नीचे की तरफ ग्रोथ कम हो, तो तना ऐसे जो पीटियोल है वो इस तरीके से टर्न हो जाएगा और जो पत्ती है वो ऐसे झुक जाएगी, क्योंकि ऊपर की तरफ पीटियोल में ग्रोथ ज़्यादा है, नीचे की तरफ कम है। तो ऊपर का पोर्शन जब लंबा होएगा और नीचे का कम लंबा होएगा तो अपने आप वो झुकेगा नीचे को और पत्ती एकदम ड्रूप डाउन हो जाएगी, झुक जाएगी। ये एपिनेस्टिक मूवमेंट होता है जो इथाइलिन की वजह से होता है। इथाइलिन पीटियोल में ऊपर की तरफ ग्रोथ ज़्यादा कर देती है, नीचे की तरफ ग्रोथ कम रहती है, जिससे पीटियोल झुक जाता है और पत्ती एकदम नीचे को झुक जाती है। दिस इज कॉल्ड एज एपिनेस्टिक मूवमेंट। ओके, सेनेसेंस एंड एब्सिसन, जैसा कि मैंने एब्सिसिक एसिड में भी बताया था, वही प्रभाव इथाइलिन भी करती है। सेनेसेंस किसको कहते हैं? पत्तियों का पीला पड़ जाना, फ्रूट्स का पीला पड़ जाना और फ्लावर्स का पीला पड़ जाना। सेनेसेंस में क्लोरोफिल डिग्रेड हो जाती है, टूट जाती है, खत्म हो जाती है, प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन हो जाता है। तो सेनेसेंस प्रभावित करता है इथाइलिन किस किस के अंदर? लीव्स में, फ्लावर्स में और फ्रूट्स में ये सेनेसेंस करती है। इसी तरीके से एब्सिसन, एब्सिसन का मतलब है वक्त से पहले फ्लावर्स का झड़ना, फ्रूट्स का झड़ना या पत्तियों का झड़ जाना। एक एब्सिसन लेयर बन जाता है जहाँ पे ये फल, पत्ती या फ्रूट तने से जुड़े रहते हैं, उस पोर्शन में बीच में एक लेयर बन जाता है एब्सिसन लेयर, वहीं से ये टूट करके नीचे झड़ जाते हैं। तो इथाइलिन जो है इन फ्लावर्स का, लीव्स का, फ्रूट्स का और पंखुड़ियों का भी, पुष्प की पंखुड़ियों को भी वक्त से पहले झाड़ देता है, इसको कहते हैं एब्सिसन। और ये इथाइलिन कैसे करता है? इथाइलिन एक हार्मोन बनाती है, हाइड्रोलेसिस, इंड्यूस करती है, बनाती नहीं है, इंड्यूस कर देती है, यानी एक्टिव हार्मोन के निर्माण को इंड्यूस करती है, जिससे हाइड्रोलेसेस बनते हैं और ये हाइड्रोलेसेस और ये एब्सिसन में सहायक होते हैं। तो ये सेनेसेंस और एब्सिसन बहुत इम्पॉर्टेंट जो डिग्रेड करने वाला, ग्रोथ को कम करने वाला जो फंक्शन है, ये इथाइलिन की वजह से होता है। अगला उपयोग आपको बताती हूँ इथाइलिन का फ्लावरिंग एंड सेक्स एक्सप्रेशन में। फ्लावरिंग, कई सारे प्लांट्स में इथाइलिन फ्लावरिंग को बढ़ाती है, जैसे पाइनएप्पल है, मैंगो है, इसमें तो फ्लावरिंग को ये बढ़ा देती है, लेकिन बहुत लिमिटेड प्लांट्स में होता है। अदरवाइज मैक्सिमम प्लांट्स में इनहिबिट करती है फ्लावरिंग को, यानी पुष्प जो पुष्पन होता है, फ्लावरिंग होती है, उसको कम कर देती है और पुष्प के जो कलर होते हैं उसको फेड कर देती है और उनकी स्ट्रक्चर, उनका जो शेप होती है उसको भी चेंज कर देती है इथाइलिन, यानी डिफॉर्मेशन एंड फेडिंग ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स की शेप भी चेंज कर देती है और फेड कर देती है कलर को। बस कुछ एक प्लांट्स हैं जिसके अंदर ये पाइनएप्पल एंड मैंगो जैसे, जिसके अंदर फ्लावरिंग को बढ़ाती है, अदरवाइज ये फ्लावरिंग को कम करती है। चेंज इन सेक्स एक्सप्रेशन क्या होता है? कुछ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, पुष्प जो एक लिंगी होते हैं, यानी मेल फ्लावर्स अलग होते हैं, फीमेल फ्लावर्स अलग होते हैं, जैसे कुकुरबिटेसी जो आपकी कद्दू, लौकी, करेला, ककड़ी, टिंडा, इसकी जो फैमिली है, तोरई, ये कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर ये इथाइलिन क्या करती है? फीमेल फ्लावर्स की तो ग्रोथ बढ़ा देती है और मेल फ्लावर्स को स्टेराइल कर देती है, नपुंसक कर देती है, नॉन फंक्शनल कर देती है, यानी कि इसके फीमेल फ्लावर्स की तो ग्रोथ को बढ़ा रही है और मेल फ्लावर्स को स्टेराइल कर देती है। तो इथाइलिन का जो असर है ये सेक्स एक्सप्रेशन पे भी देखा गया है। अगला जो प्रयोग है इथाइलिन का, फ्रूट राइपनिंग हार्मोन के रूप में ही इसकी डिस्कवरी की गई थी, जो इसकी खोज हुई थी फ्रूट राइपनिंग हार्मोन के रूप में। बहुत सारे फ्रूट्स के अंदर ये फ्रूट्स को पका देता है, जैसे बनाना है, एप्पल है, टोमेटो है, इनको तुरंत अगर इनके आसपास एक भी फल ऐसा रख दिया पका हुआ तो कच्चे फल भी ये सारे फटाफट पक जाते हैं, ठीक है। और एप्पल्स जितना
ज़्यादा सॉफ्ट होता जाएगा, इसका मतलब है उसमें उतनी ज़्यादा इथाइलिन की मात्रा बढ़ गई है। बिकम्स मोस्ट सॉफ्ट विद इंक्रीज इन इथाइलिन। जैसे इथाइलिन की मात्रा बढ़ती है एप्पल्स जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एप्पल खाने में नहीं आते हैं क्योंकि इथाइलिन की मात्रा उसमें बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ये भी देखा गया है कि जब फल पकते हैं, जब कोई सा भी फल पकने की प्रक्रिया होती है तो उस वक्त उसके अंदर इथाइलिन की मात्रा 50 से 100 गुना ज़्यादा हो जाती है। जो नॉर्मल इथाइलिन की मात्रा रहना चाहिए उससे 50 से 100 गुना ज़्यादा मात्रा इथाइलिन की हो जाती है जब फल पकते हैं। और हम अगर किसी एक, मान लीजिए कि कच्चे फल रखे हैं और उसके पास में एक पका फल रख देते हैं तो सारे कच्चे फल भी पक जाएंगे। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि कच्चे फलों के साथ पके फल को नहीं रखना है। अगर लंबे समय तक आप अपने फ्रूट्स को फ्रेश रखना चाहते हो तो उसके पास में पका फल उसके पास में नहीं होना चाहिए। ऑक्सीजन की मात्रा भी यदि आसपास कम कर दोगे तो भी ये इथाइलिन अपना प्रभाव नहीं दिखा पाती है। वाटर स्ट्रेस का मतलब है जब पानी की कमी होती है तो लीव्स जो है इसकी मात्रा ज़्यादा बनाती है इथाइलिन की। वाटर स्ट्रेस होता है जब पानी की कमी होती है तो पत्तियों के द्वारा ज़्यादा मात्रा में इथाइलिन बनाई जाती है। और इथाइलिन जब भी ज़्यादा बनेगी तो साथ में एब्सिसिक एसिड भी बनेगी और स्टोमेटा बंद हो जाएंगे, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। जर्मिनेशन जो होता है, सीड जर्मिनेशन में थोड़ा सा यहाँ पे हम देखेंगे दो तरीके के व्यूज़ है। इथाइलिन कुछ फ्रूट्स में तो, कुछ प्लांट्स में तो सीड की डोरमेंसी, सुप्तावस्था को तोड़ देती है और कुछ में बढ़ा देती है। जैसे ग्राउंडनट है, मूंगफली है, वीट है, इसमें तो सीड डोरमेंसी को ये तोड़ती है, यानी अच्छा काम कर रही है। लेकिन जैसे मक्का है उसमें सीड डोरमेंसी को ये बढ़ा रही है। तो ये कुछ सारे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स इथाइलिन के थे। आपके सारे प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स मैंने करा दिए हैं। ये आपकी लास्ट यूनिट थी और मैंने हर एक यूनिट में से थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन लिया है क्योंकि मैं आपका दूसरा पेपर शुरू करना चाहती हूँ। जब दूसरा पेपर, अभी 3 पेपर हैं आपके, तो मैंने हर यूनिट में से आधा आधा पार्ट आपको करा दिया है। अब मैं सेकेंड पेपर आपका शुरू करना जा रही हूँ क्योंकि वो वाला पेपर भी आपको एग्ज़ाम में देना है। तो सारे पेपर्स अगर पूरे करने लगी तो शायद हो सकता है कोर्स कंप्लीट ना हो, तो मैं अब सेकंड पेपर आपका शुरू करूंगी। ये वाला जो पेपर था प्लांट फिजियोलॉजी की, इसकी चारों यूनिट्स के मैंने कुछ पार्ट्स आपको करा दी। जैसे फर्स्ट यूनिट में मैंने आपको कंप्लीट वाटर रिलेशंस कंप्लीट कराया है, ऑस्मोसिस है, डिफ्यूजन है, ट्रांसपिरेशन है, गटेशन है और मिनरल न्यूट्रिशन है, ये सारा करा दिया है। सेकेंड यूनिट में मैंने आपको फोटोसिंथेसिस पूरी करा दी थी। थर्ड यूनिट में मैंने आपको एंजाइम्स कंप्लीट करा दिए हैं और फोर्थ यूनिट में मैंने आपको हार्मोन्स कंप्लीट करा दिए। तो आपको अपने लिए क्वेश्चंस मिल जाएंगे हर यूनिट में से। अब हम एक दूसरा पेपर लेंगे, जब वक्त बचेगा तो जो क्वेश्चन छूट रहा है उसको भी हम लेने की कोशिश करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।